गोल्ड शायद दुनिया का सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट, और फिर भी इसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कुछ ही वीक्स पहले प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर ने गोल्ड को डेड एसेट कहा। बेसिकली एक ऐसा एसेट जो इकोनॉमी के लिए कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। बट ऑलमोस्ट उसी टाइम आरबीआई क्वाइटली डिड द एग्जैक्ट अपोजिट। पिछले कई डिकेड्स में जितना अग्रेसिवली इंडिया ने गोल्ड खरीदा है उतना पहले कभी नहीं। और सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी रिकॉर्ड पेस पे गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, विच इज़ वियर्ड। अगर गोल्ड इतना डेड एसेट है तो दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? और जितना मैंने ये टॉपिक एक्सप्लोर किया उतना ही क्लियर होता गया कि रिच इन्वेस्टर्स का बिहेवियर रिटेल इन्वेस्टर से कम आरबीआई से ज़्यादा मैच करता है। नाउ लेट्स ट्राई अ थॉट एक्सपेरिमेंट। एक सेकंड के लिए अपने बारे में सोचो। अगर कल सुबह उठकर आपको दिखे कि गोल्ड की प्राइस 20% गिर चुकी है, आप क्या करेंगे? क्या आप और गोल्ड खरीदेंगे या पैनिक होंगे क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में चला गया? डोंट आंसर येट, बस उस थॉट को होल्ड करो, बिकॉज इसी एक क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट डिसाइड कर देता है कि आप गोल्ड को रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह देखते हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह। इमेजिन दो लोग हैं, दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं, दोनों गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहला इन्वेस्टर हर धनतेरस या किसी फैमिली फंक्शन के आसपास गोल्ड खरीदता है। कभी कॉइन, कभी ज्वेलरी, कभी प्राइस नीचे हो तो और कभी महंगा लगे तो स्किप। मतलब हर डिसीजन अलग अलग, हर परचेज एक इवेंट। अब दूसरा इन्वेस्टर्स को देखो, उसने पहले ही एक रूल बना लिया, मेरे पोर्टफोलियो का 7% हमेशा गोल्ड में रहेगा, ना 2%, ना 20%, सिर्फ 7%। गोल्ड ऊपर गया, पोर्टफोलियो में गोल्ड का शेयर 10% हो गया, थोड़ा बेच देगा। गोल्ड नीचे गया, शेयर 5% रह गया, थोड़ा और खरीद लेगा। सेम रुपीज 1 लाख, सेम गोल्ड, कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। पहला इन्वेस्टर्स पूछ रहा है गोल्ड मुझे कितना रिटर्न देगा, दूसरा इन्वेस्टर्स पूछ रहा है मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना होना चाहिए। और ऑनेस्टली ये छोटा सा डिफरेंस नहीं है, ये पूरी स्टोरी का डिफरेंस है। रिटेल इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ ग्रो करना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ प्रोटेक्ट करना। और जब ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। रिटेल इन्वेस्टर्स बाय गोल्ड, रिच इन्वेस्टर्स अलोकेट टू गोल्ड, सेम एसेट, completely different game. Buying is emotional, allocation is systematic. यहीं से रिच इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर्स का बिगेस्ट डिफरेंस आता है। रिच इन्वेस्टर्स डू नॉट एक्सपेक्ट गोल्ड टू मेक देम रिच, दे एक्सपेक्ट इट टू स्टॉप देम फ्रॉम बिकमिंग पुअर। क्योंकि उनका गोल गोल्ड से मैक्सिमम रिटर्न निकालना नहीं होता, उनका गोल होता है कि अगर बाकी पोर्टफोलियो पे कभी प्रेशर आए तो उनके पास एक एसेट हो जो उन्हें स्टेबिलिटी दे। अगर ये थ्योरी सही है तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि अगर दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को ऑलमोस्ट सेम लेंस से देख रहे हैं तो शायद गोल्ड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग ही इनकम्प्लीट। अगर रिच इन्वेस्टर्स गोल्ड को वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं तो फिर आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सिंपल, इंडिया की वेल्थ प्रोटेक्ट करना। और उस पॉइंट से देखो तो सडनली आरबीआई का गोल्ड खरीदना वियर्ड लगना बंद हो जाता है, एक्चुअली एक्सपेक्टेड लगने लगता है। बिकॉज आरबीआई गोल्ड को ज्वेलरी की तरह नहीं देखता, ना ही इन्वेस्टमेंट की तरह। आरबीआई के लिए गोल्ड एक रिजर्व एसेट है। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, आपके इमरजेंसी फंड का पर्पस क्या होता है? रिटर्न्स? ऑब्वियसली नहीं। इमरजेंसी फंड का काम है जब बाकी सब कुछ खराब हो वो तब भी काम आए। गोल्ड का रोल भी सेंट्रल बैंक्स के लिए कुछ ऐसा ही होता है। और इसी वजह से सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड अमाउंट में गोल्ड खरीद रहे हैं। लास्ट डिकेड तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ऑन एन एवरेज रफली 500 टन्स गोल्ड हर साल खरीदते थे। अब लगभग 1000 टन्स एवरी ईयर, डबल। इंडिया भी पीछे नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 24 में आरबीआई के पास अराउंड 822 टन्स गोल्ड था। 2 साल बाद फाइनेंशियल ईयर 26 में ये बढ़कर
880.5 टन के आसपास पहुंच गया। और सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, इंडिया ने अपने गोल्ड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ओवरसीज वॉलेट से वापस भी मंगवाया, विच टेल्स यू समथिंग। ये सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं हो रहा, ये स्ट्रैटेजी है। बिकॉज सेंट्रल बैंक्स एक सवाल पूछते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट कभी नहीं पूछते, नॉट गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, बट अगर दुनिया में कुछ सीरियसली रॉन्ग हो गया तो हम किस एसेट पे भरोसा करेंगे। और यहीं से गोल्ड का रोल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये ग्रोथ एसेट नहीं रहता, ये रिजिलियंस एसेट बन जाता है। बट देन एक और चीज समझ नहीं आती, अगर गोल्ड का रोल इतना इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूशन भी उसे इसी लेंस से देखते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने वो एक प्रोडक्ट क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड को होल्ड करना सबसे इजी बना रहा था। वी विल आंसर इट, बट बिफोर दैट वी नीड टू क्लैरिफाई समथिंग एल्स। मुझे लगता है गोल्ड को लेकर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है। हम गोल्ड को कंपेयर करते हैं स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से, रियल स्टेट से, और फिर पूछते हैं रिटर्न कितना दिया। लेकिन इंस्टीट्यूशन ये क्वेश्चंस पूछते ही नहीं, बिकॉज इंश्योरेंस का इवेल्युएशन रिटर्न से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, हर साल प्रीमियम भी भरते हो, स्टिल यू होप कभी उसे यूज़ करना ही ना पड़े। क्या इसका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस बैड इन्वेस्टमेंट है? ऑब्वियसली नहीं। इनफैक्ट जितने साल वो यूज़ नहीं हुआ उतनी अच्छी बात है। गोल्ड भी इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज में कुछ ऐसा ही रोल प्ले करता है। इट्स नॉट देयर टू विन, इट्स देयर ताकि जब बाकी एसेट्स लॉस करें तो पोर्टफोलियो कंप्लीटली कोलैप्स ना करे। और आयरनी देखो, पिछले एक साल में गोल्ड ने अराउंड 38% रिटर्न दिया। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये हेडलाइन है, इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑलमोस्ट इररिलेवेंट। बिकॉज अगर गोल्ड ही पोर्टफोलियो का बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बन गया तो शायद बाकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। गोल्ड का पर्पस रेस जीतना नहीं है, गोल्ड का पर्पस है जब रेस खराब हो जाए तो भी पोर्टफोलियो को खड़ा रखना। और इसीलिए रिच इन्वेस्टर्स यूजुअली गोल्ड को ज्वेलरी की फॉर्म में होल्ड नहीं करते, वो उसे एक अलोकेशन की तरह ट्रीट करते हैं। ईटीएफ्स, फंड्स, इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रिशिएशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन है। अब वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं, अगर गोल्ड इंस्टीट्यूशन के लिए इंश्योरेंस है तो गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डिसकंटिन्यू क्यों कर दिए? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बिकॉज ऑन पेपर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑलमोस्ट परफेक्ट लगते थे। गोल्ड की प्राइस का बेनिफिट, ऊपर से इंटरेस्ट भी, और मैच्योरिटी पे टैक्स बेनिफिट। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया, बल्कि वो सक्सेस थी। उसकी प्रॉब्लम क्या बन गई? गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इसलिए लॉन्च नहीं किए थे ताकि लोग गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न कमा सके, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। इंडिया फिजिकल गोल्ड बहुत इंपोर्ट करता है, और हर इंपोर्ट का मतलब है देश से डॉलर बाहर जाना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का आइडिया था, अगर लोग पेपर गोल्ड खरीदेंगे तो फिजिकल इंपोर्ट्स कम होंगे, सिंपल। लेकिन हुआ क्या? गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा बढ़ गए और गोल्ड बॉन्ड एक एक्सपेंसिव लाइबिलिटी बन गए। गवर्नमेंट को सिर्फ गोल्ड की प्राइस नहीं देनी थी, इंटरेस्ट भी देना था। आज जो 2026 में पुराने गोल्ड बॉन्ड होल्डर्स 150 टू 200, कभी कभी 250% गेन्स देख रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए ग्रेट न्यूज़ है, गवर्नमेंट के बैलेंस शीट के लिए उतनी ग्रेट नहीं। और इसीलिए 2024 के बाद न्यू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इश्यूज प्रैक्टिकली रुक गए। फिर बजट 2026 में एक और क्वाइट चेंज आया। अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से खरीदे थे तो मैच्योरिटी पे पहले जैसा टैक्स ट्रीटमेंट भी नहीं रहा। नोटिस व्हाट हैपेंड, पॉलिसी चेंज हुई लेकिन रीजन वही था। गवर्नमेंट और रिटेल इन्वेस्टर्स सेम प्रोडक्ट को सेम पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर रहे थे। रिमेंबर बिगनिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, गोल्ड 20% गिर जाए तो आप क्या करोगे? रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली सोचता है मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कुछ और देखता है, मेरी अलोकेशन 7% से 5% हो गई। डिफरेंस सुनने में छोटा लगता है लेकिन पूरी फिलॉसफी बदल ले देता है। एक पैनिक करता है, दूसरा रीबैलेंस। एक प्राइस देख रहा होता, एक परसेंटेज, एक रिटर्न चेज कर रहा है, दूसरा रिस्क मैनेज कर रहा है।
इसीलिए जब दुनिया अनसर्टेन लगती है, सेंट्रल बैंक्स और रिच इन्वेस्टर्स गोल्ड से दूर नहीं भागते, वो उसके और पास आ जाते हैं। सो इज गोल्ड अ डेड एसेट? मे बी, अगर आप उसे सिर्फ रिटर्न्स के लेंस से देखते हो। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए गोल्ड रिटर्न मशीन नहीं है, इट्स अ बैकअप प्लान। और बैकअप प्लान्स का काम एवरीडे यूज़ में आना नहीं होता, उनका काम होता है तब यूज़फुल होना जब बाकी सब फेल हो जाए। इसीलिए रिच इन्वेस्टर्स गोल्ड आपसे डिफरेंटली नहीं खरीदते, वो यूज़ डिफरेंटली समझते हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है, डिसीजंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं।